गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और हम बातचीत प्रारंभ करते हैं विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बनने से। हमें पता है कि विभिन्न प्रकार के यौगिक विभिन्न प्रकार के तत्वों के संयोग करने से बनते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी तत्व किस प्रकार से संयोग करता है। कोई न कोई नियम प्रक्रिया होती होगी जिसके द्वारा कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से किस प्रकार से संयोजित होगा, यह बात सुनिश्चित की जाती है। तो इस बात के लिए हम चर्चा करते हैं कि जो परमाणु है उसके अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। तो जो बोर का परमाणु मॉडल था उसने बताया कि कोई भी एटम है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके चारों ओर विभक्त कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो बोर ने एक फॉर्मूला दिया था 2n², जिसके आधार पर यह सुनिश्चित की जाती है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाहिर सी बात है वह पहली कक्षा में रहेगा या जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगाएगा। अब इस रूल के अनुसार इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी के साथ साथ न्यूलैंड्स नामक एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा था कि पहली कक्षा में 2 और बाकी की जो आउटर ऑर्बिट्स है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वह तत्व स्थायी हो सकता है। यदि आउटर जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वह तत्व अस्थायी होता है और अपनी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है। तो हम इसी की चर्चा करते हैं कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह 1 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है या किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा करना चाहता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण दोनों पहली कक्षा में होते हैं और इनका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन्स ना तो देता है और ना ही लेता है और ना ही साझा करता है। यह अपने आप में एक स्थायी एलिमेंट होता है। अब इसके बाद हम बात करें लिथियम की। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस नियम के अनुसार सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। अब देखिए कि यहां जो अष्टक रूल था वो कहता है कि यह तभी होगा स्थायी जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। आसान क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लेना या 1 को त्याग करना? सीधी सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग कर देता है और दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन करता है। इसके बाद यदि हम बात करें बेरिलियम की, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसी प्रकार यह भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके दूसरे जो परमाणु है उसके साथ बंध बनाता है। इसके बाद हम बात करें बोरॉन की, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 5 होती है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं। तो यह भी 3 इलेक्ट्रॉनों का
त्याग करके अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। अब अगला जो है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है कार्बन परमाणु। इस कार्बन एटम में अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को देता है या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अब यहां मामला बराबरी का होता है। जब दो झगड़ा करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी ताकत बराबर होती है तो उनमें आपस में समझौता ही होता है। तो क्या करेगा, यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, बल्कि जो दूसरे जो एटम्स हैं उनके साथ में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इस प्रकार से यह 4 बंध बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यदि नाइट्रोजन की, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो आउटर ऑर्बिट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहां देखिए स्थिति बदल जाती है कि अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करें या 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करें, तो आसान रहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करें और इस प्रकार से दूसरे यौगिक के साथ यह बंध बनाता है। इसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की, तो उसमें 2 की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और हम आगे चले फ्लोरीन में, जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, 1 एटम ग्रहण करके यह किसी दूसरे तत्व के साथ बंध बनाता है। और फिर नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि कोई एक गुण था इस तत्व का कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है, लेता है, साझा करता है, जिसके द्वारा यह अन्य एटम या उसी एलिमेंट के एटम से बंध बना करके नए यौगिकों का निर्माण करता है। तो ये जो प्रक्रिया या उसकी जो पावर थी, जिसको हम संयोजकता का नाम देते हैं। जो हमारे जो रसायन विज्ञान है उसकी नींव है, इसी के आधार पर हम तत्वों का बनना, टूटना इत्यादि समझ सकते हैं। तो संयोजकता क्या हो गई, किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना, ग्रहण करना, साझा करना, करने की क्षमता संयोजन शक्ति या संयोजकता कहलाती है। क्या समझते हैं इस संयोजकता से कि किसी भी जो एलिमेंट है उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को लेना, देना या साझा करना, ये जो प्रवृत्ति है उसको हम संयोजकता का नाम देते हैं। इसके बाद हम बातचीत करते हैं परमाणु संख्या की। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एटम में 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो किसी भी एटम के
यानी कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। इसके बाद हम बातचीत करते हैं परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर है वह परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है कि कोई भी तत्व है, तत्व का प्रतीक इसके ऊपर की ओर एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या और नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या लिखी जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम कार्बन को देखें तो कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 12 है और जो परमाणु संख्या है वो 6 है। तो संख्या जो परमाणु संख्या है वो नीचे लिखी जाती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाती है। इसी प्रकार यदि हम नाइट्रोजन को देखें तो एटॉमिक नंबर 7 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 14। और याद रखने की सी बात है कि हम खड़े कहां होते हैं, जहां हमारा नंबर होता है, और सब पर क्या रखते हैं, भार रखते हैं। यानी कि द्रव्यमान ऊपर की ओर और जो परमाणु संख्या है वो नीचे की ओर लिखी जाती है।